अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मियाँ बीवी में चाहे कितनी ही अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन जब बात ससुराली रिश्तेदारों पर आती है तो ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलने में देर नहीं लगती, और ख़ास तौर पर जब बात बीवी के मेके की हो। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आपी जिंदा है ना। डैडी भी यही कहते थे। इससे अच्छा था आप ही मैं अपने घर में ही रह लेता। वैसे मामू, आप अपने घर में रह लेते ना तो मेरी जिंदगी भी आरामदेह और पुरसुकून गुजरती। शर्फू, वो पहले ही परेशान है, देखो उसका मुंह कितना उतर आया है। जाओ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मेरे भाई ने। अल्लाह माफ करे, पिंकी बीबी का फ्रूट वाला दही खाकर आए हैं अभी। मैं तो सोच रहा हूँ कि बीबी जी उठकर पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। देख रही हैं आप ही, किसी को मेरी परेशानी की फिक्र नहीं है, अपनी चीजों की फिक्र है। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा। ना मेरा भाई, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता। मेरे होते हुए किसी की जरूरत है कि कोई मेरे भाई को कुछ कहे? भाईजान रोजाना आपके सामने ही मुझे बातें सुनाते हैं। वो बातें सुनाते नहीं, बताते हैं, और वो होती भी सच्ची हैं। शर्फू के बच्चे, पहले तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। जाओ किचन में से उसके लिए चाय लेकर आओ। जी बेहतर, मैं पहले बता दूं 12 तेरी रस पड़े हुए हैं। देखा, मेरी चाय से पहले रस भी खत्म कर देते हैं। चलो जितने भी हैं वो तो खाओ ना। आप ही मुझे लगता है कि भाईजान मुझे वापस भेज देंगे। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी डैडी ने कहा। हाँ हाँ, मुझे पता है, डैडी ने कहा था कि अपने भाईजान का साथ ना छोड़ना। आपके भाईजान आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। खैर है, आज अब्दुल सलाम कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा है। जी वो दरअसल मामू, शर्फू बता रहा था कि मामू रो रहे हैं। हाँ, मामू तेरा परेशान है बेचारा। अम्मा, घर में बेसन और आलू तो पड़े हुए हैं ना। क्यों? वो मामू जब भी परेशान होते हैं तो पकौड़े खाते हैं। सिर्फ इस बच्चे को ख्याल है मेरा। तो मामू परेशान क्यों है? किसी उधार लेने वाले ने शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं, वो अम्मा, पिछली मर्तबा भी वो मस्जिद की दुकान वाले ने मामू की शिकायत लगाई थी। मगर हुआ क्या है अब्दुल सलाम को, कुछ तो बताए ना। वो अंकल ने डांटा है ना इनको, इसीलिए परेशान है। अब्बू ने? मगर क्यों? तुम कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। तुम्हारे चाचा जान तशरीफ ला रहे हैं और कर्नल साहब ने कहा है कि वो 2 माह यहीं रहेंगे। तो अच्छी बात है। वो कौन सा बलडोजर लेके आ रहे हैं जो मामू परेशान है? ओहो, मामू ने अंकल को कह दिया है ना कि अगर चचा यहाँ पे आके रहेंगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। ओ बीबी, नमक मिर्च ना लगाओ, जाओ जाके अपना काम करो। मैंने क्या कह दिया है? मैंने क्या कह दिया है? अगर ऐसी बात थी तो अब्बू ने डांटा क्यों? बस इसने इतना कह दिया कि चचा जान होटल में नहीं ठहर सकते। बस इतनी सी बात पे वो शुरू हो गए। इतनी सी बात? शुक्र करें साहब जी ने मामू जी को घर से नहीं निकाल दिया, वरना जितने गुस्से में साहब जी थे, मुझे तो डर था कि मामू को फेंटी ना पड़ जाए। हाय हाय, ऐसे कैसे पड़ जाएगी फैटी? मेरे भाई को कोई हाथ तो लगा के देखे। आते हैं ना कर्नल साहब, मैं खुद बात करती हूँ। मामू, बेगम साहबा ने बात की तो साहब ने आपको घर से निकाल देना है। आए अंदर आके इस घर की आखिरी चाय पी लें। शर्फू जी। अदरक वाली चाय बना के लाओ। ऐसे मौसम में तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत मजा आता है। ऐसे भी बना देगा, गन पॉइंट पे क्यों ऑर्डर दे रहे? बैठो। शिकारी हूं ना मैं, शिकारी। यार शिकारी हो, वो तो लगड़बग्गा नहीं है ना। जाओ बेटे, चाय बना के लाओ जल्दी से। साहब जी, चाय के साथ कुछ लाना भी है? हाँ, वो शामी कबाब ले आओ। शामी? वो तो अल्लाह की कसम मैंने नहीं खाए। मामू, वो जिस पे केचप डाल के खा रहे थे वो शामी थे, कैरम बोर्ड की गोटियां नहीं थी। पैटिस ले आओ जाके। सर पेटिस। एक पड़ा हुआ ले आओ जाके। वैसे मैं सोच रहा हूं कि आप सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब्दुल सलाम सिर्फ खाने पीने की चीजें खाता है, वरना ऐसे लोग तो सर्कस में शीशा भी खा जाते हैं। वाह वाह, शीशा खा के ऊपर से दूध पी लेते हैं। दुरानी भाई, शामी क्या खत्म हुए?
आप तो गुस्सा ही कर गए। ओ भाभी जी, शामी खत्म हो गए इसलिए मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे तो इस बात पे गुस्सा है, इस घर के शामी खत्म हो गए घर के चिराग से। मामू मुबारक हो, अंकल आपको घर का चिराग कह रहे हैं। वैसे करना सब कमाल है आपके दोस्तों की, जरा सी उनकी मर्जी की कोई चीज ना मिले तो ये बातें बनाने लग पड़ते हैं। कुछ सोच समझ के बात किया करो। दुरानी सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरे बेटे का ससुर भी है। जी हाँ, ये ससुराल ही तो लड़ गया है, एक मेरा ससुराल और एक मेरे बेटे का ससुराल। अजीब, तुम दोनों बहन भाई मुंह फाटो, जो आपके मुंह में आता है बोल देते हो। कुद्दूस साहब, बहस आपकी अपनी बेगम से हो रही है और आप उनके भाई को यानी कि अब्दुल सलाम को बीच में खामखा घसीट रहे हैं। और जी भाई भी इसका ऐसा ही है, जो मुंह में आता है बाहर निकाल देता है। उस दिन मेरा वो दोस्त आया हुआ था मलक असलम, उस बेचारे का कद छोटा सा है और उसकी बेगम जो है वो दराज कद है। अच्छा, तो उसकी बेगम को सामने कह दिया कि क्या जल्दी थी बहन आपको शादी की, मलक साहब थोड़े बड़े हो जाते फिर शादी कर लेते। भाईजान, मैंने तो उनको मोहब्बत से कहा था। हाय। वाह क्या बात है अब्दुल सलाम, जब तुम ऐसा मुंह बनाते हो तो मुझे हाथी का वो बच्चा याद आ जाता है जो जंगल में खेलने के लिए मेरी जीप को टकरे मारता है और जब मैं वापस आने लगता हूं तो वो मुझे बड़े प्यार से कहता है, दुरानी अंकल मुझे माफ कर देना, मैं तो प्यार से टकरे मार रहा था। और अंकल यकीनन उसको ये जुमले आपने ही सिखाए होंगे, क्योंकि जंगल में उनको और कोई टीचर दस्तयाब नहीं है। नो नॉट एट ऑल, मैंने तो हाथी की बड़ी बहन को इंग्लिश सिखाई थी, लेकिन ये हाथियों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये इर्द गिर्द से भी काफी कुछ सीख लेते हैं। इसका तो मतलब है कि जिस जंगल में आप जाते हैं वहां पर हाथी अंग्रेज बनकर घूम रहे होंगे। यस डेफिनेट। अली साहब, ये जो कैदे में ई फॉर एलिफेंट है ये मैंने ही शामिल करवाया था। जबरदस्त। जी हाँ, बड़ी सर्विसेज हैं जी माशाल्लाह ये दुरानी की जंगल के हवाले से। ये जो बंदर दरख्तों के ऊपर पटोसियां मारते फिरते हैं, ये इसी की ट्रेनिंग है। वाह, वरना मैंने सुना है बंदर पहले जंगल में पैदल फिरा करते थे। ओ भाई, मैंने उन्हें सिखाई नहीं, उन्होंने मुझे देख के खुद ही पटोसियां मारनी शुरू कर दी थी। जिस तरह बच्चे बुजुर्गों को देख के खुशी से नाचते हैं। क्या कह रहे हो अब्दुल सलाम? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अली साहब, मैंने देखा 3 दफा 3 दफा। अच्छा तो दुरानी साहब फिर ये भी बता दें, आपका माशाल्लाह इतना मुशाहिदा है, ऑफ कोर्स। ये जो जंगल में मोर नाचता है ये खुशी से नाचता है या रोजी रोटी के लिए नाचता है? बस अली साहब, 100 मजबूरियां होंदियां करा दियां। अंकल, वो चाचू जमील कब तक आएंगे? बस बेटा आने वाला ही होगा। डैडी अगर आप कहें तो हम जाके उनको स्टेशन से ले आते हैं। नहीं, मैंने इरफान को फोन कर दिया था, उसका ऑफिस स्टेशन के साथ ही है ना, वो उसे पिक कर लेगा। जी जी, दामाद रिसीव भी कर लेगा और घर भी ले आएगा। वैसे अंकल आपको नहीं लगता कि चाचू को होटल में ठहरा देना चाहिए? पता नहीं घर पे कंफर्टेबल फील करें या ना करें। बेटा, मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था। जमील कुद्दूस का भाई है, सारी जिंदगी एक घर में रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कंफर्टेबल रहेगा? वैसे दुरानी भाई, पहली बार आपकी बेटी ने अक्ल की बात की है और उस पर भी आपने उसे टोक दिया है। हाय। जमील भाई 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहे, पूरे 2 महीने के लिए आ रहे हैं। आप दोनों बहन भाइयों ने कहीं जाना है तो आप हो आए, मेरा भाई तो यहीं रहेगा। आपको कोई तकलीफ है तो आप जाएं। हाय। नहीं भाईजान, मैंने तो कहीं भी नहीं जाना, आप ही से पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील क्या हाल है भाई? भाईजान। वाह 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 वाह, आओ अस्सलाम वालेकुम चाचू जान। वालेकुम बैठिए अस्सलाम। बैठिए। ओह मामू जान, आप तो वैसे के वैसे ही हैं। नहीं चाचू जान, तोल के देखें 10 किलो ज्यादा हो गए हैं। जमील साहब, आप तो ना मुझे मामू कहें। चलो, अभी तक सुई वहीं पे फंसी हुई है। याद है बचपन में हम अब्दुल सलाम को मामू कहते थे तो ये हमें मारने के लिए हमारे पीछे भागता था। नहीं चाचू, अब नहीं ये भागते, अब ये ईंटों पे खड़ा ट्रक हो गए हैं। इरफान बेटा, आज तुम एहतियातन अपने कंधों के एक्सरे करवा लेना। जी ये बैग तुम ही उठा के लाए हो ना? वो जमील इतने लेट क्यों हो गए हो? ट्रेन लेट थी?
नहीं भाईजान, ट्रेन तो अपने टाइम पे आ गई थी, अच्छा, लेकिन इरफान मुझे सीधा अपने घर ले गया। वहां पे आयजा ने मेरे लिए सरप्राइज खाना तैयार किया हुआ था। अच्छा। वो तो इनके घर जाके मुझे पता चला कि आपकी तरफ नहीं, मुझे अपनी तरफ ले गया है। सरप्राइज देने का तो मास्टर है इरफान। एक दफा मैं बाहर लॉन में बैठा था अली साहब, तो ये घास में से निकल के तो एकदम मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं डर गया, तो कहने लगा अंकल सरप्राइज सरप्राइज। अंकल सरप्राइज तो मामू को भी बड़े बड़े अजीब मिलते हैं। ये डार साहब के बेटे ने मामू को पिज्जे का डिब्बा पकड़ाया, जब इन्होंने खोला तो अंदर सेबे वाला बम था। सरप्राइज तो हम भी मामू को दिया करते थे। एक दफा मैंने फोन करके कहा अब्दुल सलाम होटल आ जाओ, तुम्हें बेहतरीन खाना खिलाऊं। फौरन मान गए, कहते हैं ठीक है मुझे लोकेशन भेज दो, और मैंने इनको थाने की लोकेशन भेज दी। वैसे ये कोई सरप्राइज नहीं था, जुल्म था। क्यों, क्या हुआ जी? और जी थाने के आगे खड़ा होके मैं इनको फोन कर रहा हूं कि लोकेशन मुझे थाने तक ले आई है, अब आप बाहर आ जाएं। ये तो नहीं आए, अंदर से SHO साहब बाहर आ गए और वो मुझे अंदर ले गए और 3 घंटे उन्होंने मुझसे पूछगिछ की। मुझे याद है मैं ही इसे लेने गया था थाने से। अली साहब, जब मैं पहुंचा हूं थाने तो क्या देखा कि ये हवालात में बैठा इतना जच रहा था, और मैं इसे ऐसे कह के वापस आ गया। मुझे याद है मैंने तुम्हें वापस भेजा था, लेके आओ उसे। शरफू, भाई शरफू से बोलो खाना लगाओ, चाचू आ गए हैं। जी जनाब। देखो चाचू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक शरफू मियाँ क्या हाल है? हैं? एकदम ठीक फर्स्ट, हो? एकदम सही। माशाल्लाह पहले से बड़े हो गए हो। बिल्कुल नहीं, एड़ी वाली जूती पहनी होगी। शरफू, जाओ जाके चाचू के लिए खाना लगाओ। जी खाना तो लग चुका है। बेगम साहबा ठीक है जी? हाँ अल्लाह का शुक्र। और छोटी बाजी? वो भी ठीक है भाई। वाह, जाओ बेटे जाके खाना लगाओ जल्दी से, आ गया जी जमील। बेहतर, जी बेहतर। भाईजान आज फिर हम अब्दुल सलाम को सरप्राइज देते हैं। अच्छा जी। हाँ, इसके हाथ बांध के और इसके सामने सारे बैठ के खाना खाते हैं। गुड, डन डन। ये सरप्राइज नहीं, ये तो जुल्म है। सरप्राइज तो मैंने आपको दिया था एक मर्तबा जमील साहब, आपने अपने घर में निहारी पकाई थी। हाँ हाँ, आपने मुझे बुलाया भी नहीं था और मैं बिन बुलाए ही पहुंच गया था। और हम सारे भूखे सोए थे उस दिन। यार कुदूस, सरप्राइज तो मुझे इरफान का याद है जो इसने अपनी शादी पे दिया था। अली साहब, बारात आई है तो दूल्हा साथ है ही नहीं। हम सारे परेशान हो गए। हमने इसके अब्बू से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तो ये अब्बू की वेस्ट कोट की सामने वाली जेब से निकल के कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। नहीं अंकल, सरप्राइज तो बस मामू के हैं। ये पिछली गर्मियों में हम सब दोस्त नहाने के लिए गए हैं, तो साथ में मामू को भी ले गए। वहां पे कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं, वापस निकरे पहन के आए हैं, तो मामू स्विमिंग पूल का सारा पानी पी गए हुए थे। यार क्या फजूल बात कर रहे हो? स्विमिंग पूल का पानी कैसे पी गए मामू? और जी इसके स्विमिंग पूल में 2-2.5 गिलास ही पानी होता है। एवरीबॉडी, खाना लग गया है। चलो भाई। और ये जमील का सामान पकड़ है, ये छोटा सा बैग, वो सामान कहाँ है तुम्हारा? वो भाईजान ये तो आपके लिए थोड़े से गिफ्ट्स हैं। अपना सामान मैं गेस्ट हाउस में रख के आया हूँ। क्या मतलब? और मैंने सोचा 2 महीने रहना है तो उधर ही रह लूंगा गेस्ट हाउस में। और भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं रोज आता जाता रहूंगा। यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? सनी जी। इरफान को साथ लेके जाओ, ये चाचू का सामान लेके आओ गेस्ट हाउस से। जी पापा। जब जमील कह रहा है कि मैं गेस्ट हाउस में रह लूंगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? आराम से बैठो, जाओ इसका सामान लेके आओ। जी डैडी। वैसे माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपका घरेलू मामला है, लेकिन अगर आपके शौहर के भाई शहर में आए हुए हैं और उसी शहर में कि जिसमें उनके भाई का घर है, तो फिर गेस्ट हाउस में रहने के बजाय उनको घर में रहना चाहिए। जी हाँ, मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है मेरा सगा भाई आया हो शहर में और जाके गेस्ट हाउस में रहे। बिल्कुल। और नहीं भाईजान, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था बाजी तंग ना हो। ना भाई, मैंने क्या तंग होना है, आप रहें अपने भाई के घर में। देखा है, ये रवैये बताते हैं असल में अली मुमताज साहब कि दूसरे ने आपके साथ किस हद तक मिलना है। जी।
इसको ये कभी नहीं महसूस हुआ कि जो मेहमान आ रहा है कम से कम उसके सामने तो अपना रवैया ऐसा रखा जाए कि वो खुशी खुशी हमारे घर में आए। ये ना हो कि अपना मुंह सुजा के उसे वेलकम कर रहे हो और वो बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो कि मैं क्यों इनके घर में आ गया हूं। जी बिल्कुल। मैंने कभी आपको एहसास दिलाया कि आपका भाई कई सालों से हमारे घर में रह रहा है और वो वाला भाई रह रहा है जो प्लेट में चावल नहीं डालता बल्कि दाल वाला पतीला चावलों वाले पतीले में डालता है। भाईजान, मुझे तो डैडी ने कहा था कि भाईजान का साथ ना छोड़ना। अब मुझे भी मेरे डैडी ने कहा था कि अपने भाई का साथ ना छोड़। आओ यार, खाओ खाना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पोतरा और थोड़ी देर तक अम्मा की उंगली हिलती ना ना बेंदा ते अम्मा ने इंज नहीं करन लग पैना। ये तुम्हारी बात से शाज़ब एक और बात मेरे जेन में आई है। ओ अम्मा जी जिंदा होने के बाद उठ के बह गए होंगे और सारियां दा दसिया होना कि ऐ की कहन डई सी, ऐ की कहन डई सी, ऐ उतरी ने ते मैनू बादुआवां भी देतियां। नाज़रीन, पेशे खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, बुजुर्ग फरमा गए हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वाह। और मैं जब भी चखने की बात करता हूं तो गोगा समझता है शायद को देग पकी। हालांकि ये और मुहावरा है, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। जिसको अल्लाह ने बचा लिया उसको कौन खत्म कर सकता है। अल्लाह ताला ही है जो हर चीज में कादिर है। वो जिसे बचा ले वो बच गया। आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार 100% ठीक बात है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यार जेम्स बॉन्ड आराम ना गल करया कर, तू तो सानू दबके मारना। यार तेनू नहीं ना पता, जिन्नी देर तक दबके ना मारो गोगा कह देंदा की पक्का है। लो जी, खबर कुछ यूं है जी। 103 साला खातून के इंतकाल पर आए रिश्तेदार उसकी सालगिरह का केक खाकर लौटे। इंडिया के शहर नागपुर की रहायशी खातून अपनी सालगिरह वाले दिन इंतकाल कर गई। रिश्तेदार तदफीन के लिए जमा हुए, लेकिन खातून के पोते ने उसकी उंगली हिलते देखी और जब खातून की नाक से रुई निकाली गई तो वो बाकायदा सांस लेने लगी। अहले खाना ने सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी सालगिरह का केक काटा। लो माई तो उठ के लड़ पई होनी है, ए मेरे नक च रूह किने दिता सी। माई ने उठदियां सब तो पहली गल ये कीती होनी है, पुत्र पुरानियां खुराकां खादियां एडी छेती नहीं मैं जानदी। माई ने तो ये क्या होना ते बड़ी नूह ने क्या होना। लो फिर बच गई जी। यार मैं सोच रहा हूं कि असल क्रेडिट तो उसके पोते को जाता है जिसने उंगली हिलते देख ली, वरना खातून ने कब्र में चीख चीख के कहना था कम वक्त तो शाम हो गई है तो बत्ती क्यों नहीं बालन डे। पहले हाथ तो उसने ये समझना था कि वापडा की लोड शेडिंग हुई है, फिर उसने काफी सारी बददुआएं देनी थी। उसके बाद उसने ऊपर देख के कहना था छाती डी नीवी हो गई। बाहर कैफ दोबारा जिंदा होने के बाद खतून ने ये लाइमन ऐलान किया होगा कि जिस मेरे पोतरे ने मेरी उंगली हिलते हुए देखी है मैं सारी जायदाद उसके नामे लगाती। और मैं दूसरा ये ऐलान भी करती हूँ कि मैं अपने इस पोतरे की शादी के ऊपर गिद्दा भी डालूंगी। मुझे ये लग रहा है कि अम्मा और ने ये सोचा होगा कि इन्होंने इस उम्र उंज ते मेरी सालगिरह मनानी नहीं। उन्होंने डाम ला के ते आराम नाल फौत होने का ड्रामा कर लिया। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए तो उन्हें उठ के क्या होना, मनाओ जी हुण मेरी सालगिरह। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब अम्मा जी की इस उम्र में सालगिरह पे रिश्तेदार आते नहीं थे। उन्होंने सोचा होगा कि किस तरह सेलिब्रेट करूं यार उतले लेवल की सालगिरह। उन्होंने फिर ये फौत होने का ड्रामा रचाया। सारे जदों इतला मिल गई सारे रिश्तेदार उधर अपड़ गए। फिर अम्मा जी ने कहा कि लियाओ जी हुण केक तो मनाओ मेरी सालगिरह। देखो ना कैसी आला प्लानिंग है। जिन पोतरे पोतरियों और दूर के रिश्तेदारों के ब्याहों के ऊपर भी वो नहीं जा सकी, वो सारे अम्मा ने उथे इकट्ठे कर ले। और लाइमन इस सारी प्लानिंग में अम्मा का वो पोतरा इनके साथ मिला हुआ था और जिन्हें उंगली हिल दिया वेखी।
और अम्मा ने उसे कहा ही ये था कि मैं जो उंगली हिलावांगी ना उदो बोल पवी। समझ जाई कि नक दे रूण नाल मेरा साह कुटिया जाए, जरा को मैं उंगली हिलावा तो रौला पा देवी अम्मा जिंदी है अम्मा जी। ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਮਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਦੀ ਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। कि तुम्हारी बात से शाजब एक और बात मेरे जेन में आई है। ਉਹ अम्मा जी जिंदा होने के बाद उठ के बह गए होंगे और सारिਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ कि ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਗਈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। यार वैसे और भी ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां पे डॉक्टरों की तरफ से मुर्दा करार गए किसी बंदे को दोबारा जिंदा देखा गया। यस यू आर राइट। ब्राजील में एक खातून को डॉक्टरों ने ट्रैफिक हादसे के बाद मुर्दा करार दे दिया। फिर उनकी डेड बॉडी जब अस्पताल से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे ना, तो रास्ते में जो साथ स्टाफ था उनको महसूस हुआ कि अम्मा जी जिंदे ने। उन्होंने गौर से देखा जब, तो उन्होंने कहा कि हाँ अम्मा जी, हाँ जी। फिर अम्मा ने कहा मैं तां उठांगी जो मेरे को वैगन का किराया ना लवोगे। वो जब मान गए कि अही नहीं किराया लांगे हजूर तुसी उठो अगर जिउंदे होते। फिर अम्मा ने उठती ही पहले ये पूछा कि एक्सीडेंट च मेरा टॉप से डिग पिया वो किथे वे। ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि ठीक है डॉक्टरों की भी गल सुनो मगर आप भी जरूर चेक कर लो। हाँ गलत फहमी डॉक्टरों को भी हो सकती है, होते तो वो भी एक तरह का इंसान ही है ना। जैसे कराची में मुर्दा खातून गुसल दिए जाने के दौरान अचानक जिंदा हो गई थी। हाँ उनको देख के जो गुसल दे रही थी खवातीन उनकी दौड़ें लग गई। वो जेड़ी औरत अम्मा जी ਨੂੰ साबन मलन डी ही ना, अम्मा जी जो जिंदा होए ने तो डर के अपने आप ਨੂੰ ਮਲਣ ਲੱਗ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ ਸਾਬਣ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੰਦਲ ਨਹੀਂ ਵੀ टूटती। एक और खबर सुने जरा जी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक 65 साल शख्स जिसे मुर्दा करार दे दिया गया था, एम्बुलेंस के जरिए उसे घर मुंतकिल किया जा रहा था। अच्छा। वो एम्बुलेंस कहीं स्पीड ब्रेकर से ऊपर से गुजरी है तो मुर्दा उठ के बह गया। उन्हें क्या यार ड्राइवर नु तो बहाओ कौन है नामराद, इन्हू तमीज नहीं गड्डी चलान दी, इन्हू पता नहीं कि बंदा मरिया पे है। एडी जोर दी स्पीड ब्रेकर दे उत्तों लंघाया सी मुर्दे दे लग च पीड़ उठ पई। इन्नी पीड़ उठी है कि मुर्दा आप उठ के बह गया। ड्राइवर ने तो डर के एम्बुलेंस दरख्त च कट मारी होनी। ना जी उसे दौड़ा लग गई होंगी। वो वाला लतीफा ऐसे ही नहीं बना हुआ कि एक बंदे की बीवी फौत हो गई तो वो जनाजा लेके जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में वो जो जनाजे वाली चारपाई थी ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो किसी खंबे के साथ टकराई थी और माई उठ के बह गई। तो बंदा खैर उन्हें फिर कर लिया या सारे खुशी दी लहर दौड़ गई कि यार ये तो जिंदा सी, वापस लाए। अच्छा। कुछ अरसे के बाद वो खतून फिर फौत हो गई। फिर उसको नहला दिला के जनाजा उसका लेके जा रहे थे। अच्छा। उसका खामद पीछे से जोर जोर से कह रहा था यार खंबा बचा के। अच्छा ये तो वो केसेस है ना जो मुर्दा समझ के तो तैयारी शुरू की और वो जिंदा निकल आए। हाँ जी सर। कुछ केसेस ऐसे भी हो चुके हैं जिनमें घर वालों ने किसी और डेड बॉडी को अपना कोई अजीज समझ के दफना दिया। यस साहिवाल के एक गांव में एक शख्स असलम जो नशई था, जी जी। उसके घर वालों ने एक और शख्स खालिद के फौत होने पर समझा कि ये असलम फौत हो गया और उसकी तदफीन कर दी। 2 दिन बाद वो नशई असलम दोबारा फिर घर आ गया। बुआड़ी खोलन दे। कौन है? मैं ताड़ा मुंडा असलम। वे उतरिया तेनू ते दफना के आए सा फिर किधर आ गए हैं? मैनू कवर कंफर्टेबल नहीं लगी मैं तां वापस आ गया। यार क्या फजूल ड्रामा कर रहे हो। और भाई जी कई महल्लेदारों ने तो ये भी कहा होगा कि यार नशई किडे ढीठ होंदे ने, वेखो इन्हां नूं दफना आइए फिर वापस आ जाए।
अच्छा, इंडिया में इसी तरह एक शख्स को ट्रेन के नीचे कुचले जाने के बाद उसके पास से जो फोन मिला ना जी, हाँ जी हाँ जी। उसके जरिए घर वालों को इतला दी। अच्छा। उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। सही। कुछ दिन बाद वो शख्स घर आ गया। उसने अपने घर वालों को बताया कि कुछ अरसा पहले मेरा फोन बस के सफर के दौरान किसी ने निकाल लिया था। और तुसी मैनू समझ के जेब कुतरा दब छड़े कड्डो नु वापस ते जिन्ना दा है मोड़ के आओ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो इंसान किस किस जगह पे किस किस लेवल का लालची हो जाता है जी। कई रिश्तेदारों ने जमीन हथियाने के लिए अपने किसी अजीज को कागजों में मार दिया हुआ है। जैसे एक भारतीय किसान को जिंदा होने के बावजूद अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 19 साल लग गए थे। 19 साल वो बेचारा कानूनी जंग लड़ने के बाद साबित कर सका कि जनाब मैं सचमुच जिंदा हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। उनको नजर नहीं आता था कि ये इंसान तो सामने जिंदा सही सलामत खड़ा है। तो भाई जी कानून अंधा ही तो होता है। उस शख्स के चचा ने जायदाद हथियाने की खातिर उसे कागजात में मारकर जमीन हथियाली थी। बहुत देर बाद जब उस किसान ने बेचारे ने बैंक से कर्जा लेने के लिए दरखास्त दी तो पता चला कि जनाब आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप तो फौत हो चुके हैं। अब आप अगले जहान जाके किसी बैंक में कर्जा अप्लाई करें। उसके बाद वो बेचारा अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए खज्जल होता रहा और उसने कई पापड़ बेले। पापड़ बेले से याद आया, यार पापड़ खाते हैं बड़े दिन हो गए। चलो आई एम सॉरी, ये फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे जरा प्रोग्राम के बाद। तो अब बात ये है कि इस तरह की बहुत सी चीजें मौजूद हैं जी। जो आपको, मेरा बाखुदा एक अपना दोस्त है, जी, मैं जी। उसका नाम नहीं लेता, चलो, उसके ऊपर ना जी किसी महकमे की यूनियन ने कुछ 7-8 केस कर दिए। अच्छा। वो बेचारा खज्जल हो रहा है, उसकी सेहत बर्बाद हो गई, परेशान, सारे घर वाले उसके केस लड़ने के लिए खज्जल हो रहे हैं। जी जी। कुछ पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल सीधे सारे जैसे लोग बेचारे शरीफ आदमी। वो काफी अरसे के बाद मैंने जाके ना जी अपने एक चचा हैं मेरे एजाज फरोज साहब, बैरिस्टर साहब, हाँ जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने जब सारी फाइलें शाइलें देखी तो उन्होंने कहा कि यार 3-4 केस थे। उन्होंने लिख दिता है कि जी असी समन लैके गए सा ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। 4 केस ही ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? मैं क्या हजूर है बैठा जे ताड़े कोल। फिर कहीं जाके उसका केस लड़के उसकी जान छूटी बेचारे की। जेम्स बॉन्ड, इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी से नफरत है। नफरत है या तुम्हारे पास है ही नहीं? बल्कि प्रॉपर्टी क्या, तुम्हारे पास तो मांस भी नहीं है। तुमने क्या करनी है प्रॉपर्टी? खुद में तो रहते हो तुम। ओ गौरी साहब, मुजफ्फराबाद के साथ एक गांव में पहाड़ का मालिक है ये। जी जी, जिस पहाड़ के ऊपर रेंगता फिरता है ना उसको अपना समझता है। ऐसे ईमान से बड़ी खतरनाक चीज है ये दौलत, जानवर और जमीन। हाय हाय। देखो जरा, इसके लिए इंसान दूसरे को, बल्कि सगे भाइयों को भी मारने तक पे तुला होता है। हाँ जी। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਜੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ? लो यार देखो ना जरा, हुंदा नीरा पानी है ते 500 रुपए किलो सेब विकण डे। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं। ओहो अल्लाह खैर करे। ओ घर च सब खैर खरीयत है ना? की बन गईयां? टीचर ने मुझे डियर स्टूडेंट कहा है। डियर स्टूडेंट सुना नहीं आपने? इसलिए तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था कि मुझे कोई टीचर भी डियर नहीं कहता था। क्यों नहीं कहते थे? सर जी, अब्बा घरों कुड़दा कुड़दा ते स्कूल लियाउंदा सी। ते डियर किन्ने कहना सी? ओ बाकियां नु डियर कहंदे सन, इनू बियर कहंदे सन। अच्छा, तो ये बताएं कि अब्बा आपका क्यों कुर्ता कुर्ता लेके आता था? ओ जी बस एवें ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਾਨਤ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ। और यार हमें बिला वजह इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हो? और सरकार पुराने वक्तों के अब्बे ड्यूटी समझ के फैंटी लगाया करते थे। देसी घी तो खाते थे उस वक्त के अब्बे। अगर आप सबकी डिस्कशन मुकम्मल हो गई हो तो हम आज की क्लास शुरू करें। करो जी करो। तो मैं ये कह रहा था कि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो जमीन पर सबसे ज्यादा आम और उतनी अहम भी है, और इसके बगैर हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता। लो जनाब फिर अज पैसियां ते गल होण लगी जी। ਉਹ ਭਾਈ ਬਖਤਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੀਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਈ ਆ, ਧੂਏ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਏ ओ जी अल्लाह झूठ ना बुलावे, बिस्ती ते गल करन लगे जी। लो इथों अंदाजा ला लो इनू किन्नी कु कुट पई। ओ भाई वो चीज इन तमाम चीजों से ज्यादा अहम है, यानी कि जरूरी है, और वो है पानी। गो के हवा भी बड़ी अहम चीज है, लेकिन आज हम बात करेंगे पानी की, जो कि हवा में भी मौजूद होता है। जी आप सब माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, और आपको ये मालूम होगा कि जमीन का 70% हिस्सा पानी और सिर्फ 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। जी हाँ इस बात का मुझे पता तो है, मगर मैं हैरान होता हूँ कि खुश्की इतनी कम कैसे हो सकती है। इथों गड्डी चलान लगो तो 14 घंटिया बाद बंदा कराची पड़ता है। आप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा खुश्की पर फिरते हैं। अगर आपको समंदर में फिरना पड़ जाए तो आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी और सफर खत्म नहीं होगा। भाई इंसान का अपना जिस्म का 2/3 यानी कि 66% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, यानी कि एक इंसान में 35 से 50 लीटर तक पानी मौजूद होता है। 50 लीटर पानी? ओ यार रमजान साहब पैंचर हो गए थे, इथे ते हाड़ आ जाना है। सर जी की गल करन रहे हो? जे इंसान च इन्ना पानी होवे ते इंसान नु जदों मुक्का वजदा ते ओदे चों छिटां क्यों नहीं उड़दियां? अभी आपको बताता हूं। इंसानी जिस्म के अगर मुख्तलिफ हिस्सों को देखें, जैसा कि दिमाग, तो उसमें 75 से 80% पानी होता है, और खून में 83% पानी होता है। अच्छा जी हाँ, और पट्ठे यानी कि मसल्स 75% पानी पे मुश्तमिल होते हैं। हाँ जी, पट्ठे ते पानी तो बगैर नहीं उगदे। मेरे ते जानवर भूखे मर चले सन। यावर साहब, मैं जानवरों के चारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मसल्स की बात कर रहा हूं। ओए इस बेचारे ते मसल है ही नहीं, यावर दे ते मसाइल ही मसाइल जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। एक और बात सुन लें, इंसानी दिमाग और जिंदा दरख्त दोनों ही 75% पानी हैं। अच्छा इसी तरह हम फल और सब्जियां जो खाते हैं उनमें 80% तक पानी होता है। लो यार देखो ना जरा, हुंदा नीरा पानी है ते 500 रुपए किलो सेब विकन डे जी। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अच्छा, अब सेब की बात हो रही है तो आपको बताता चलूं कि एक सेब के तैयार होने तक उस पर 18 गैलन पानी खर्च होता है। लो पर सर जी ये इन्ना पानी नजर ते नहीं आउंदा। उसकी वजह यह है कि पानी का ना तो कोई रंग होता है, ना बू होती है, और ना ही कोई शक्ल, बल्कि उसे जिस चीज में ढालो वो वही शक्ल इख्तियार कर लेता है। आहो जी, पानी गिलास च पाओ तो गिलास बन जाता है, जग च पाओ तो जग बन जाता है, पैप च पाओ तो पैप बन जाता है, लोटे च पाओ तो लोटा बन जाता है। ये असल च पानी जेड़ा है पाकिस्तानी सियासतदान हुंदा है, हालात के मुताबिक अपनी शक्ल बना लेता है। जी हाँ, गर्माइश में भाप बन जाता है, और अगर दर्जा हरारत कम हो तो बर्फ की शक्ल बना लेता है। जी। और पानी एक ऐसी चीज है जो जमने के बाद सुकड़ने के बजाय 9% तक फैलता है। ਓਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆਈਓ ਮੁੰਡਿਆ। और इसी वजह से बर्फ पानी में डूबने के बजाय तैरती है। हाय 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 हाय, देखो ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਨ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। जनाब, पानी में सबसे बड़ा गुण तो यह है कि इसको ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि पानी की मिकदार आज भी उतनी है कि जितनी के लाखों साल पहले थी। ਯਾਰ ਧੜਾ ਧੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। आप समझते हैं कि आपके पानी पीने से पानी खत्म हो जाता है,
जनाब वो आपके अंदर मौजूद रहता है, खत्म नहीं होता है। इसकी मिसाल एक इस तरह से है कि अगर आप पानी को पतीली में रखते हैं उबालने के लिए और ज़्यादा देर तक रखते हैं तो पानी पतीली में से तो खुश्क हो जाता है, लेकिन क्या ख़त्म हो जाता है? हरगिज़ नहीं, वो बुखारात की सूरत में दुनिया में मौजूद रहता है। इसीलिए ज़मीन में तकरीबन 1.4 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मुस्तकिल मौजूद रहता है। वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलकर दोबारा माहौल का हिस्सा बन जाता है। लो मैं एवं परेशान होता रहना कि यार मैं इन्ना पानी अपनी छे विच ही जाया कर छड़ना, ये जाया ते ना होया फिर इत्थे ही लगा फिरदा है। नहीं, वो तो आपको बचत करनी चाहिए क्योंकि आपके शेव करने के बाद वो काबिल इस्तेमाल तो नहीं रहता ना। यार तू इन्ना पानी शेप ते लाउना ही क्यों है? तेरा केड़ा मारा खाना गाना पिक्चराइज होना है? तो भाई साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि हम आज जो पानी पी रहे हैं हो सकता है कि किसी जमाने में यही पानी डायनासोर्स ने पिया हो, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल अब तक वैसे के वैसे ही हैं। लो ਅਸੀਂ डायनासोर ਦਾ झूठा पानी पीन रहे हैं। अच्छा, जमीन का तकरीबन 97% पानी नमकीन और समंदरों में है। सिर्फ 2.5 से 2.75% पानी मीठा है। इसमें से भी सिर्फ 0.3% दरियाओं और झीलों में है जिसे लोग बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और 68% पानी बर्फ की चादरों और ग्लेशियर्स की शक्ल में जखीरा है। वाह 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 बल्ले 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 बल्ले। जिस तरह पुत्र तू पानी का हिसाब दिता है, मैनू एंकर घट ते डड्डू बहुता लगा है। वाह वाह वाह, जुगत अपनी जगह, अज तलीम दा मजा आ गया। मैं अपने पोतरे नू पढ़ावांगा। भाई हम पानी की अहमियत को नहीं समझते, ये खुराक की पैदावार के लिए इंतहाई अहम है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा दें कि 4 अफराद के खानदान के लिए एक दिन का खाना 6,800 गैलन से तैयार होता है। अच्छा। ओ भाई मेरी बेगम ते हांडी च 2 गिलास पानी पांदी है ते हांडी तैयार हो जाती है। मिर्जा साहब, आप सिर्फ हांडी में 2 गिलास पड़ते हुए पानी को देख रहे हैं। आप उसका नहीं सोच रहे कि हांडी में जो पक रहा है, सब्जी पक रही है, गोश्त पक रहा है, उसकी तैयारी में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी सर। हुण सुना, मुंडा ये डाडा ही सियाना लगदा ही। इसी तरह 1 पाउंड गाय का गोश्त बनाने के लिए तकरीबन 1800 गैलन पानी की जरूरत होती है। कोई सवाल ना करना, इन्हें अगो कह देना 1700 गैलन ते गां पी गई सी। 1 गैलन नाल तुसीं हांडी पकाई है। ये मैनू लगदा है भाई पिछों शुरू हुंदा है ते फिर जिहड़ी मूंह च बुरकी जांदी है उत्थों तक हिसाब करदा है। अच्छा, इसी तरह गाय 1 गैलन दूध देने के लिए 4 गैलन पानी पीती है। लो ये फिर पाकिस्तान च ही पींदी जे जिथे पानी वाला दुध विकण डे आ। सो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ। अच्छा, मजीद सुने, 1 पाउंड चॉकलेट तैयार करने के लिए 2800 गैलन पानी की जरूरत होती है। अच्छा जी। बल्ले 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 आ देखो ना जरा, एवें तो नहीं चॉकलेट एडा महंगा विकण डे आ। हाय। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ 2 ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ। हाँ, इसको कहते हैं छोटा मुंह और 2 चॉकलेट। तो भाई हर चीज बीज से लेके खेतीबाड़ी से होते हुए मशीन तक पहुंचती है और उसकी हर स्टेज में पानी इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। हाँ। मिसाल के तौर पे 1 स्लाइस डबल रोटी को तैयार करने के लिए तकरीबन 11 गैलन पानी इस्तेमाल होता है। अच्छा। लो भाई अज इन्हें प्रोग्राम नहीं जे मुकाना जिन्नी देर तक सारा पानी नहीं मुका लेना। हर शहर च ही पानी पाई जा रहा, धड़ा धड़ गैलना ते गैलन। मुझे तो टीचर बेटे का लेक्चर सुन के अलामा का वो मिसरा याद आ गया। कौन सा? पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई मुनफरद चीज पकाई है ना जी, हाँ जी हाँ तो जी। लाजमन दाएं बाएं हमसायों को भेजी जाती। बिल्कुल, कड़ी तो जरूर भेजते थे लोग। तो सस्ती चीज ही भेजी, मटन ना कदी भेजी, कड़ी भेजी सिर्फ। यानी देखो ना, चीज वो भेज रहा जी लस्सी खराब हो जाए तो बनाई जाए।
यार अली मुमताज साहब, याद माजी के हवाले से मुझे ये येन में आ रहा था जी कि ये 35-40 साल पहले तक की बात है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग एक दूसरे के साथ जो मिलन बर्तन होता था ना जी, या तोहफे ताइफ कह लें, या किसी के घर गए हैं या किसी को मिले हैं जी जी तो वो उस शख्स की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तोहफे लेके जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये जहन में इसलिए आ रहा था कि अभी एक दोस्त बेचारे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे बीमार थे, तो मैं उनकी खबरगिरी के लिए गया हुआ था हस्पताल जी। तो उनको कोई उनके रिश्तेदार मिलने आए हुए थे, तो वो फूल लेके आए हुए थे। मैं सोच रहा था कि ये ठीक है, ये गोरे ने शायद ये काम शुरू किया हो और ये फूल हम तक भी पहुंच गए, हाँ जी, हाँ जो खुशी की अलामत समझ के या कह लें कि एक हौसले की अलामत समझ के दिए जाते हैं। हाँ जी। मगर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा रवाज ये था कि जब मरीज को मिलने जाते थे ना जी, तो किलो सेब ले जाते थे, हाँ जी। अपनी हैसियत के मुताबिक फ्रूट लेके जाते थे बिल्कुल। कि इसको लाजमन डॉक्टर ने कहा होगा कि आप फ्रूट खाएं ज्यादा। सही बिल्कुल। तो फ्रूट खाने के लिए कहते हैं डॉक्टर बीमारी में अक्सर जी जी। वो फ्रूट लेके जाया करते थे। या किसी माड़े भैन भरा के घर गए हुए हैं ना, तो घरों में ये बातें होती थी कि कोई कहता था ना जी बीवी को कि वहां जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं, कुछ बताओ। तो औरतें इतनी समझदार होती थी कि वो कह देती थी कि की लेके जाना जी उन्होंने बेचारियां ने केड़ा तोहफा दे की माड़े ने तुसी उन्हां दे बच्चियां दे बहाने पैसे दे छड़ना। वाह। हाँ जी। वो पैसे दे आते थे, को 100-50 को जितने भी, किसी को 500-1000, जितनी को किसी की हैसियत होती थी हाँ जी। वो उसके मुताबिक पैसे दे दिया करते थे बिल्कुल सही बात। कि चले इनका कोई सौर जाएगा। मरीजों का भी ये अक्सर होता था जी जी। कि मरीजों के भी तकिए के नीचे पैसे रख आते थे बुजुर्ग जी। और फिर किसी के अगर ऐसे दुख में शरीक होने जाते थे जिससे कोई जरूरत जुड़ी हुई है जो उनके पास नहीं है, जी। तो वो तोहफे के तौर पे साथ ले जाते थे या वैसे ही साथ ले जाते थे कि ऐसी आए संते है तुसी ये वो रखो। शादियों के अंदर ये जो पैसे देने का रवाज है जिसे हम सलामी कहते हैं, हाँ जी। यो हमारे मुतवसत कौम के अंदर, जी जी। मुतवसत मुआशरे के अंदर ये रवाज इसीलिए पड़ा था कि जो शादी कर रहा है बच्ची बच्चे की, उसका काफी पैसा खर्च हो रहा है, तो चलेंगे एक सलामी के नाम पे जो इज्जत के साथ एक बंदे को इकट्ठी हो रही है जी, सलामी दे रहे हैं जी दूल्हा को या दुल्हन को। हाँ जी। तो वो पैसे काफी इकट्ठे हो जाते थे, उनकी काफी हेल्प हो जाती। वो जो तंगदस्ती में जो अपना सारा वो फंक्शन अरेंज कर रहा होता था बंदा, जी जी। उसको बड़ी सपोर्ट मिल जाती थी। बिल्कुल सही। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। जैसे मुझे याद है कि किताबें एक दूसरे को दे देते थे। मालूम होता था ना जी कि हमारा बच्चा 6ठी से 7वीं में चला गया है, हाँ जी। और फलां बहन भाई का बच्चा जो है वो 5वीं से 6ठी में आ गया है, तो वो 6ठी क्लास की किताबें खुद ही उसके घर पहुंचा देते थे। हाँ। वो बहन भाई मांग कह भी देते थे कि यार आपके बच्चे की किताबें तो फारिग हो गई होंगी, वो हमें हमारे बच्चे को दे दें, पुराना कोर्स हम दे देना। हाँ, वो खुद घर वाले भी ले जाते थे। जी। यार ये फारिग हो गई है किताबें, बेटे तुम 6ठी में हो गए हो, चलो मेरा बेटा ये तुम्हारी हो गई, बड़ी अच्छी हैं सारी, ठीक है, ये इसको जरा जिल्द करा लेना। हाँ। अब वो चीजें नहीं रही। अब जदीद जो रवायात है ना जी, वो हमने अपनी आबाओ अजदाद की रवायात छोड़ के जो जिद्दत इख्तियार करने की कोशिश की है, जी जी। उसमें ये बड़े मसले मसाइल आते जा रहे हैं। हाँ जी। शादी के अंदर आप देखें ना, सिर्फ सलामी नहीं थी होती, ऐसे ही बहन भाइयों को पूछ लेते होते थे कि यार बच्ची का जहेज जेड़ा बनाया है, वैसे तो मैं जहेज के खिलाफ हूं, बल्कि हमारा सारा हस्बे हाल हमेशा जहेज का जो एक बढ़ा चढ़ा के रवाज पड़ गया हुआ है, हाँ जी। हम उसके खिलाफ ही हमेशा बोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि जहेज वाकई एक लानत, जहेज की वजह से कई बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, और लड़के वालों की तरफ से जो हवस है, लालच है, हाय हाय हाय। उसकी वजह से कई बच्चियां बेचारी नहीं ब्याई गई। इसे खत्म होना चाहिए। मगर जब ये छोटे मोटे जहेज दिए भी जाते थे, जब वो जरूरत की चीजें उसमें मतलब, हाँ जी, उस वक्त भी जरूरत की चीजें चंद जो होती थी वो भी पूछ लेते थे। बिल्कुल। यार वो वॉशिंग मशीन ले ली हुई है? हाँ जी ले ली हुई है। अच्छा तो अपना पखा ले लिया हुआ है? पखा नहीं है, ले लिया, चलो फिर पखा मैं ले आवांगा। वाह। बिल्कुल ऐसे वो जहेज में हिस्सा डाल देते थे। हाँ जी।
भाई पूरा मोहल्ला, पूरा मैंने कई दफा ये जिक्र किया है, मोहल्ले के लोग गांव में तो वो अपनी भैंसों का, गाय का दूध धो के तो शादी वाले घर पहुंचा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखा मैंने कि पूरा गांव एक गड़वी दूध की वो शादी वाले घर पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, वो गडवी गडवी करके गौरी साहब पूरा टप भर जाता सी। वाह जी वाह। इसी तरह उनको पता होता था कि ये शादी वाले घर वालों में अपना मेहमान आने हैं इनके घर में, हाँ जी हाँ जी। तो बिस्तरे दे आते थे सोने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि अपने कमरे खोल देते थे, अपने ड्राइंग रूम बैठ के शैठ के कोई ये वो कि यार मेहमान साडे अल सुला लेना। एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट की जाती। थैले तो पुराने बिस्तरे देके नवे ले आਉਂਦੇ यार अगर यार चले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਗੱਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਦਾ ਹੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ सोफे ਦੀ गद्दी है। बल्कि ये शादियों के जिक्र से मुझे याद आया मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब, क्या बात है, बड़े बहुत बड़े हमारे दानिश्वर हुए हैं, शायर भी और ड्रामा निगार भी और सहाफी भी और कालम निगार। हाँ जी, क्या बात है। उनके इस मौजू के हवाले से चंद अशार आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए हैं। जी। क्या खूबसूरत ख्याल है, क्या खूबसूरत निशानदेही की है उन्होंने। जी जी। शादियां जब गली में होती थी, अब तो हम घुस गए हैं ना जी शादी हालों में, किसी को पता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या अटैचमेंट होती है आपस में मोहल्लेदारों की। जी। कहते हैं शादियां जब गली में होती थी हर कोई मेजबान होता था। शादियां जब गली में होती थी हर कोई मेजबान होता था। गांव सादा दिलों के मस्कन थे, गांव सादा दिलों के मस्कन थे, शहर शहरे अमान होता था। वाह जी वाह। शहर लाहौर तेरी गलियों में एक सुनहरी मकान होता था। क्या वाह 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 वाह। वाह। और जरा अगला शेर सुने, जी सर। क्योंकि कासमी साहब की सीरियस से सीरियस बात में भी एक मजाक का पहलू जरूर होता है। हाँ जी। कहते हैं है कोई फायदा बताने का, मैं कभी नौजवान होता था। हाय हाय, है कोई फायदा, वाह। है कोई फायदा बताने का, मैं कभी नौजवान होता। क्या बात है। ये शेर सुन के मैंने तो बहुत मजा लिया, और वाकई इस दौर की शादियां हमने देखी हुई है ना जी, शादियों में शामिल हुए हैं जब पूरा मोहल्ला, कम से कम पूरी गली के लोग शादी वाला घर ही समझा जाता था। पूरी गली शादी वाला घर होते थे, वाह। और उसमें भी खास तौर पे बच्चियों की शादी जी सर। इंतहाई अहम समझी जाती थी। सही। वो सिर्फ उन घर वालों की नहीं, पूरी गली की इज्जत का मसला बना होता था। वाह जी। सारी गली ये समझती थी कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में बारात आ रही है, तो किसी चीज की मेहमानों को या बारात को कमी नहीं होनी चाहिए। हर किसी ने अपने जिम्मे कोई ना कोई काम लिया होता था। अच्छा। कि चलो यार ये मैं कर दूंगा, बाकी आप देख लें, ये मुझे बता दें, ये मैं कर दूंगा। एक ने कहा जी बारात का इस्तकबाल मैं करूंगा, एक ने कहा खाना मैं बरताऊंगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये रवायत सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं थी जी, बल्कि लोग छोटी छोटी खुशियां भी आपस में बांटते थे। छोटी छोटी खुशियां भी आपस में मिल के मनाते थे। सही। कि इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मसलन जी। आपको याद करवाता हूं कि अगर किसी के घर में कहीं से खाना, फल या मिठाई या अनाज वगैरह ज्यादा आता था ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो फ्रिज में भरने की बजाय या पड़ोलों में रखने की बजाय, स्टोर करने की बजाय जी। अपनी जरूरत की चीज निकाल के बाकी गली में बांट देते थे। वाह। खास तौर पर जब नई फसल घर में आती थी ना जी, जी जी। तो शहरों तक फसल पहुंचती थी। हमें याद है गंदम भी आती थी गांव से शहर में, और फिर चावल भी आते थे हमारे घरों में। तो अपनी जरूरत के अलावा भी कुछ बोरियां घर में रखी जाती थी, अच्छा। जो ईद, शबरात या खुशी गमी के मौका पर लोगों को तोहफे के तौर पे या हेल्प के तौर पे भेजी जाती थी, वाह जी वाह। ताकि उनका अच्छा वक्त गुजर जाए। मैंने अपनी होश में देखा हुआ है कि गंदम की फसल घर आती थी जी या चावल आते थे, तो बुजुर्ग खवातीन की ये जिम्मेदारी होती थी जी। कि वो इसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा निकाल कर उन तक पहुंचाएं। हाय हाय हाय। और बाखुदा हमारे बुजुर्ग खवातीन पहुंचाया करती थी। वाह।
अच्छा, ये सिलसिला सारा साल भी चलता रहता था अच्छा। कि अगर किसी को पता चला है कि फलां घर में आटा नहीं है या फलां जो घर है उनका हाथ तंग है, तंग है, हाँ जी। तो साहिब हैसियत लोग गंदम चावल वगैरह वहां भेजा करते थे। वाह जी वाह। इसके अलावा जिसके खेत में सब्जी होती थी उसके हमसायों और रिश्तेदारों का बगैर पूछे उस पर पूरा हक होता था। अच्छा। वो या तो खुद खेत से सब्जी लेके आते थे जी जी। या फिर घर आई हुई सब्जी बांट दी जाती थी सही। और उसमें मुस्तहिक घरों का ख्याल रखा जाता था। बहुत अच्छी। अच्छा, जब गुड़ बनता था या फलों की फसलें होती थी हाँ जी हाँ जी। तो खुद छाबे में डालकर करीब करीब के घरों में और रिश्तेदारों को दे के आते थे लोग। सही। उस दौर में सेब या इस तरह के फल कम होते थे, ज्यादातर बेर, जामुन, अमरूद, अनार, माल्टे, खरबूजे, हाय। तरबूज वगैरह होते थे। सही। ये सारी चीजें बांटी जाती थी। वाह जी वाह। यस। अच्छा, ये चीजें बांटने वाला काम ना जी बुजुर्ग बच्चों से करवाते थे अच्छा। ताकि उनमें भी दूसरों की जरूरत का एहसास पैदा हो। बहुत अच्छी, बहुत। और वाकई इस प्रैक्टिस से बच्चों में ये शऊर आता था। वो अपनी जरूरत से ज्यादा चीज दूसरे अपने दोस्त बच्चों को देते थे। जी हाँ। बल्कि इतनी खूबसूरत आदत होती थी लोगों की, अगर कोई मुनफरद चीज पकाई है ना जी, हाँ जी हाँ जी। जिसमें कह लें कि मेहनत ज्यादा लगी है या पैसा ज्यादा लगा है या खर्चा ज्यादा हुआ है, कोई ऐसी डिश पकाई गई है जी जी। तो लाजमन दाएं बाएं हमसायों को भेजी जाती। बिल्कुल, कड़ी तो जरूर भेजते थे लोग। तो सस्ती चीज ही भेजी, मटन ना कदी भेजी, कड़ी भेजी सिर्फ। यानी देखो ना, चीज वो भेज रहे हैं जी लस्सी खराब हो जाए तो बनाई जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।